हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल स्वास्तिका जियोटर में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए प्राचीन भारतीय इतिहास में से कलिंग के चेदी राजवंश को लेकर आए, जो हम आपको अभी पढ़ाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर देरी न करते हुए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कलिंग के चेदी राजवंश की बात करें तो कलिंग चेदी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो चेदी राजवंश की स्थापना महामेघवान नामक व्यक्ति ने की थी। किसने की थी? महामेघवान नामक व्यक्ति ने चेदी राजवंश की स्थापना की थी। किसकी? चेदी राजवंश की स्थापना महामेघवान ने की थी। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि तो दोस्तों, महामेघवान के बाद जो है कलिंग नरेश खारवेल जो है शासन का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, एक लेखक के और एक जो हमें एक अभिलेख है उसके अनुसार बस एक और हमें नाम मिलता है, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि कलिंग नरेश खारवेल के जो पिता थे और ये इनके जो महामेघवान थे वे इनके पितामह थे। दोस्तों, वो अभी हम आपको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, अगर हम चेदी राजवंश की बात करते हैं तो उसमें जो एक लौता जो कलिंग नरेश खारवेल, यही एक शक्तिशाली राजा था दोस्तों। और हमें किसी राजा के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो दोस्तों, महामेघवान जो था उनके बारे में सिर्फ इतना हमें पता है कि उन्होंने चेदी राजवंश की स्थापना करी थी। दोस्तों, फिर अब हम लोग कलिंग नरेश खारवेल के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इतिहास जानने का, अगर कलिंग नरेश खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र जो हमारे पास स्रोत है, इतिहास जानने का एकमात्र जो स्रोत है वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा है? हाथी गुम्फा अभिलेख से ही हम कलिंग नरेश खारवेल के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों, अगर हम उत्पत्ति और वंश परंपरा की बात करें दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें यह हमें नहीं कहा था कि इन चेदी राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई थी या महामेघवान नामक व्यक्ति ने कैसे, बस इतना पता चलता है कि चेदी राजवंश की स्थापना जो है महामेघवान नामक व्यक्ति ने की थी। दोस्तों, अगर उत्पत्ति तथा वंश परंपरा की बात करें कलिंग नरेश खारवेल की, तो उसके विषय में भी कोई प्रकाश नहीं पड़ता है। दोस्तों, अगर हम हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करें तो दोस्तों, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है प्राप्त कहाँ से हुआ था? तो दोस्तों, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वरपुरी जिले से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से खारवेल का बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, ये जो था हाथी गुम्फा अभिलेख जो वो क्या था, उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वरपुरी जिला से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से खारवेल का बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त होता है। और इस अभिलेख की सहायता से ही हम कलिंग नरेश खारवेल के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, जो कि कलिंग नरेश खारवेल की जानकारी का एकमात्र हमें स्रोत है। तो कौन सा? हाथी गुम्फा अभिलेख है, जिसके माध्यम से हम कलिंग नरेश खारवेल के बारे में जान पाते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें जानकारी देखते हैं क्या क्या प्राप्त होती है। दोस्तों, हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि खारवेल के बचपन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसकी शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, राज्याभिषेक की जानकारी प्राप्त होती है तथा राजा होने के बाद 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण भी हमें प्राप्त होता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। तो इतनी जानकारी जो हमें हाथी गुम्फा अभिलेख में ही प्राप्त होती है। और दोस्तों, हाथी गुम्फा अभिलेख के अलावा और कोई लेख भी नहीं है या फिर कोई भी सिक्के या यूं कहे कि अगर साहित्य में भी कोई लेख नहीं प्राप्त होता है। दोस्तों, इस प्रकार जो है एकमात्र स्रोत जो है हाथी गुम्फा अभिलेख ही है चेदी राजवंश के शक्तिशाली शासक कलिंग नरेश खारवेल के बारे में जानने के लिए। दोस्तों, वीडियो को देखने के साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूले। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो खारवेल को चेदी वंश का तीसरा शासक बताया गया। दोस्तों, खारवेल को, जैसा कि मैंने आपको अभी वीडियो में बताया था कि खारवेल को जो है वो तीसरा शासक था और खारवेल के पितामह थे महामेघवान, उसके बारे में हम अभी आपको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, यही पॉइंट है कि खारवेल को चेदी वंश का तीसरा शासक बताया गया है। और जो महामेघवान खारवेल के पितामह थे। दोस्तों, जैसा ही कहा जाता है महामेघवान खारवेल के पितामह था। और मंचपुरी गुफा के लेख में, एक मंचपुरी गुफा का लेख में वक्रदेव नामक महामेघवान शासक का उल्लेख हुआ है। दोस्तों, मंचपुरी गुफा के लेख में जो है वक्रदेव नामक महामेघवान शासक का उल्लेख हुआ है, जिसमें जो है डीसी सरकार तथा AK मजुमदार जैसे विद्वान
इन्हें जो है किन्हें वक्रदेव नामक महामेघवान को कलिंग के चेदी राजवंश का दूसरा शासक तथा खारवेल का पिता बताते हैं। तो दोस्तों डीसी सरकार और एक के मजूमदार के जैसे विद्वान के अनुसार जो है जो ये वक्रदेव नामक महामेघवान था वो कौन था, कलिंग नरेश खारवेल के पिता थे दोस्तों। लेकिन इस संबंध में हम निश्चित रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा जो विद्वानों ने कहा था उसको भी मैंने पॉइंट में नोट किया था। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कलिंग नरेश खारवेल था वो 15 वर्ष की अवस्था में ही युवराज बनाया गया था। दोस्तों 15 वर्ष की अवस्था में ही खारवेल जो है युवराज बना दिया गया था तथा युवराज के रूप में 9 वर्षों तक प्रशासनिक कार्यों में भाग भी लिया था उसने। उसके बाद जो 24 वर्ष की आयु में क्या हुआ, 24 वर्ष की आयु में जो है खारवेल का राज्याभिषेक हुआ था। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि खारवेल का राज्याभिषेक कितने उम्र में हुआ था, तो 24 वर्ष की आयु में हुआ था। और वह युवराज कब बना था, तो 15 वर्ष की अवस्था में वह युवराज बना था। और तथा उसने प्रशासन कार्यों में कितने वर्ष तक भाग लिया था, तो 9 वर्षों तक भाग लिया था। तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं। अगर हम कलिंग नरेश खारवेल के विवाह की बात करें तो उसका विवाह ललक हत्ती सिंह नामक एक राजा की कन्या से हुआ था जो उसकी प्रधान महिषी बन गई थी। दोस्तों वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते चलें। दोस्तों विवाह किससे हुआ था, ललक हत्ती सिंह नामक राजा की कन्या से हुआ था जो उसकी प्रधान महिषी बनी थी। तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं। दोस्तों अगर हम कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों की बात करें तो जैसा कि हमें हाथी गुम्फा अभिलेख में उसके राजा बनने के बाद 13 वर्षों का उल्लेख में प्राप्त होता, तो हम आपको अब उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों कलिंग नरेश खारवेल के राज्यारोहण के प्रथम वर्ष में उसने देखिए क्या क्या कार्य किया है, उस पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। दोस्तों प्रथम वर्ष में उसने अपनी राजधानी कलिंग नगर के निर्माण कार्य करवाया। किसके, अपने राज्यारोहण के प्रथम वर्ष में उसने क्या करवाया था, राजधानी कलिंग नगर में निर्माण कार्य करवाया। और उसने क्या किया, उसने तोरणों तथा प्राचीरों की मरम्मत करवाई जो कि तूफान में ध्वस्त हो गए थे। और उससे क्या किया, उसने शीतल जल से युक्त तड़ागों का भी निर्माण करवाया। इन कार्यों में उसने 5 लाख मुद्राएं व्यय कर दी। तो दोस्तों उसने जो शासन के पहले वर्ष में इतनी बढ़िया काम किया कि उसकी जो प्रजा थी वो बहुत उससे प्रसन्न हो गई थी। दोस्तों कौन कौन से कार्य किए, तो पहली बात अपनी राजधानी कलिंग नगर का निर्माण कराया, तोरणों तथा प्राचीरों को मरम्मत करवाई जो कि तूफान में ध्वस्त हो गए थे, और शीतल जल से युक्त तड़ागों का भी निर्माण कराया तथा इन कार्यों के लिए उसने 5 लाख मुद्राएं व्यय कर दी। अब दोस्तों उसके शासनकाल के दूसरे वर्ष में, राज्यारोहण के दूसरे वर्ष की बात करते हैं तो दोस्तों उसने दूसरे वर्ष में देखते हैं क्या किया। तो उसने क्या किया, खारवेल ने 7 कड़ी की उपेक्षा करते हुए, शक्ति की उपेक्षा करते हुए एक विशाल सेना जिसमें अश्व, गज, रथ एवं पैदल सैनिक सभी सम्मिलित थे, पश्चिम की ओर भेजा। तो उसने क्या किया, पश्चिम की ओर भेजा और यह सेना जो है कनवेड़ा नदी तक आगे बढ़ी तथा इसने मूसिक नगर में आतंक फैला दिया। तो दोस्तों उसने दूसरे वर्ष में यह काम किया था, उसने एक शक्तिशाली सेना बना ली थी और उसको पश्चिम की ओर भेजा था, और वो जो सेना था वो कनवेड़ा नदी तक बढ़ी थी और उसने मूसिक नगर में आतंक फैला दिया था। दोस्तों शासन काल के दूसरे वर्ष में उसने किया क्या। अब दोस्तों राज्यारोहण के तीसरे वर्ष में जो उसने क्या किया देखते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों तीसरे वर्ष के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, खारवेल ने अपनी राजधानी में संगीत, वाद्य, नृत्य, नाटक आदि के अभिनय द्वारा भारी उत्सव मनाया। तीसरे वर्ष में उसने क्या किया था, अपनी राजधानी में संगीत, वाद्य, नृत्य, नाटक आदि के अभिनय द्वारा भारी उत्सव मनाया था। अब दोस्तों उसके चौथे वर्ष की बात करते हैं कि उसने राजा बनने के बाद चौथे वर्ष में क्या किया। तो दोस्तों उसने चौथे वर्ष में जो है खारवेल ने बरार के भोजकों तथा पूर्वी खानदेश और अहमदनगर के रठीकों के विरुद्ध सैनिक अभियान किया था। दोस्तों चौथे वर्ष में उसने क्या किया था, खारवेल ने बरार के भेजकों तथा पूर्वी खानदेश
और अहमदनगर के रटिकों के विरुद्ध सैनिक अभियान किया था। तो दोस्तों यह काम चौथे वर्ष में उसने किया था। तो दोस्तों वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों अब हम 5वें वर्ष की बात करते हैं। उसने शासन के 5वें वर्ष क्या किया था। तो दोस्तों 5वें वर्ष में उसने खारवेल ने तनसूली तनसूली से एक नहर के जल को अपनी राजधानी ले आया। इस नहर का निर्माण 300 वर्षों पूर्व नंद राजा द्वारा किया गया था। तो दोस्तों यह उसने 5वें वर्ष में कार्य करवाया। वह तनसूली नहर का जल जो है अपनी राजधानी में ले आया था और इस नहर का निर्माण 300 वर्ष पूर्व नंद राजा द्वारा किया गया था। अब दोस्तों उसने देखते शासनकाल के राज्यारोहण के 6ठे वर्ष में क्या काम करा था। उसने 6ठे वर्ष में खारवेल ने 1 लाख मुद्रा व्यय करके अपनी प्रजा को सुखी रखने के लिए अनेक प्रयास किए। उसने ग्रामीण तथा शहरी जनता के कर भी माफ कर दिए थे। तो दोस्तों 6ठे वर्ष में उसने भी बहुत अच्छा काम किया। अब दोस्तों 7वें वर्ष की बात करें तो 7वें वर्ष का जो विवरण है वो संदिग्ध है, वो हमें प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों आप उसके शासनकाल के 8वें वर्ष की बात करेंगे। तो उसने 8वें वर्ष जो दोस्तों किया, उसने 8वें वर्ष खारवेल ने उत्तर भारत में सैनिक अभियान किया था। दोस्तों अब उसने 8वें वर्ष में क्या किया था, उत्तर भारत में सैनिक अभियान किया था खारवेल ने। अब दोस्तों 9वें वर्ष की बात करें दोस्तों उसने राज्यारोहण के 9वें वर्ष में खारवेल ने अपनी उत्तर की विजय के उपलक्ष्य में प्राची नगर के दोनों किनारों पर महाविजय प्रसाद बनवाए। तो दोस्तों जब ये इसने उत्तर भारत में अपनी सैनिक अभियान किया था 8वें वर्ष में, तो उसकी जो है विजय हो गई थी। अब 9वें वर्ष में उसने क्या किया था, खारवेल ने अपनी उत्तर की विजय के कारण प्राची नगर के दोनों किनारों पर इसलिए महाविजय प्रसाद बनवाया। तो दोस्तों 9वें वर्ष उसने ये काम किया। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है महाविजय प्रसाद उसने राज्यारोहण के कितने वर्ष बाद बनाया। तो 9 वर्ष। राज्यारोहण के कितने वर्षों बाद, तो 9 वर्ष बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 10वें वर्ष में उसने क्या क्या कार्य किया था। दोस्तों 10वें वर्ष में खारवेल ने पुनः भारतवर्ष यानी गंगा घाटी पर आक्रमण किया, परंतु उसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली। दोस्तों वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बोले और चैनल को सब्सक्राइब करते चले। बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिले। तो दोस्तों अब हम उसके 11वें वर्ष की बात करेंगे। दोस्तों आप देखते हैं उसने 11वें वर्ष में क्या किया। दोस्तों उसने 11वें वर्ष में खारवेल ने दक्षिण भारत की ओर ध्यान दिया। उसके बाद उसकी सेना जो है पिथुंड नगर मद्रास के निकट को ध्वस्त किया। उसने किसको, पिथुंड नगर को ध्वस्त किया और मद्रास के जो कि निकट पड़ता है उसको ध्वस्त किया। आगे दक्षिण की ओर जाकर तमिल संघ का भेदन किया। तो दोस्तों खारवेल शासक ने अपने राज्यों में 11 वर्ष बाद क्या किया था, पिथुंड नगर को ध्वस्त कर दिया था जो कि मद्रास के निकट था और तमिल संघ का भेदन किया था। अब दोस्तों 12 वर्ष की बात करें तो दोस्तों अपने शासनकाल के राज्यारोहण के 12 वर्ष में उसने खारवेल ने 2 सैन्य अभियान किए। कितने, तो 2 सैन्य अभियान किए थे 12वें वर्ष में। एक सैन्य अभियान उत्तर भारत की तरफ, दूसरा दक्षिण भारत की तरफ किया था। तो दोस्तों 12वें वर्ष में उसने 2 सैन्य अभियान किए थे, एक उत्तर भारत की तरफ, दूसरा दक्षिण भारत की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दोस्तों अब उसके राज्यारोहण के 13वें वर्ष की बात करें तो 13वें वर्ष उसमें क्या करवा था। 13वें वर्ष में उसने खारवेल ने कुमारी पहाड़ी पर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए निमित्त गुहा विहारों का निर्माण करवाया था। कुमारी पहाड़ी से तात्पर्य उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों से है। किससे, तो कुमारी पहाड़ी का तात्पर्य उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों से है। तो दोस्तों अब जो है दोस्तों 13वें वर्ष तक उसका जितना भी उपलब्धि थी 13वें वर्ष में उसने क्या क्या किया, उन सभी को जानकारी को मैंने आपको डिटेल वाइज आपके सामने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों अब हम उसके धर्म की बात करें तो दोस्तों ये जो था जैन धर्म का अनुयायी था और वो अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु भी था। तो दोस्तों वो अन्य देवताओं का भी उसने मंदिर बनवाया था। और क्या दोस्तों अगर हम उसके निर्माण कार्य की बात करें, किसकी, निर्माण कार्य, तो उसने क्या क्या निर्माण कार्य करवाए थे। तो दोस्तों निर्माण कार्य में अगर हम बात करें तो उसने निर्माण कार्य खारवेल ने उदयगिरी में 19 तथा खंडगिरी में 16 गुहा विहारों का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों कितने, उदयगिरी में 19 तथा खंडगिरी में 16 गुहा विहारों का निर्माण कराया था। अब दोस्तों उदयगिरी में रानी गुम्फा तथा खंडगिरी में अनंत गुम्फा की गुफाओं में उत्कीर्ण रिलीफ चित्रकला की दृष्टि से उच्च कोटि के थे। तो दोस्तों इसने चित्र भी उसमें जो उत्कीर्ण करवाए थे
वो जो थे वो बहुत उच्च कोटि के चित्र थे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा और देखते हैं दोस्तों उसने क्या बनवाया था। दोस्तों खारवेल के द्वारा बनाए गए महाविजय प्रसाद भी एक अध्ययन। तो दोस्तों उसने महाविजय प्रसाद दोस्तों हमने बताया था अपने 13वें वर्ष में, उसने 13वें वर्ष में बनाया था उसने जो महाविजय प्रसाद बनवाया था। दोस्तों 13वें वर्ष या उसने 9वें वर्ष में बनाया था। दोस्तों अभी हम आपको पढ़ा चुके हैं तो दोस्तों अभी सही से याद नहीं है। तो दोस्तों खारवेल के द्वारा बनाए गए महाविजय प्रसाद भी एक अत्यंत भव्य भवन था। तो दोस्तों उसने महाविजय प्रसाद भी बनवाया था। और इसने क्या और हमें क्या जानकारी मिलती है तो हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल को राजश्री कहा गया है। तो दोस्तों खारवेल को राजश्री भी कहा गया है। तो दोस्तों पता चल रहा है कि अब बहुत शक्तिशाली शासक रहा था अपने युग का। चेदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था तो खारवेल था। तो दोस्तों और उसको जो है और हमें हाथी गुम्फा पे अन्य विशेष जो उसके लिए प्रयोग शब्द मिलते हैं उसको भी मैंने ये तो जैसे कि लेमराज, वृद्धराज, भिक्षुराज, धर्मराज तथा महाविजय राज जैसे विशेषणों का भी प्रयोग मिलता है। किसके लिए? खारवेल के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा है खारवेल को रानी के लेख में चक्रवर्ती शासक भी कहा गया है। क्या कहा है? खारवेल को रानी के लेख में चक्रवर्ती शासक भी कहा गया है। तो दोस्तों अब हम उसके शासन की टोटल बात करें तो खारवेल ने कुल 13 वर्षों तक राज्य किया था। कितने वर्षों तक? कुल 13 वर्षों तक राज्य किया था। तो दोस्तों अगर हम अब हम उसके खारवेल के समय की बात करेंगे दोस्तों तो उसके लिए हमें हाथी गुम्फा अभिलेख की जो तिथि है वो 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। तो दोस्तों और हम उसके लिए हमें अगर खारवेल का समय याद करना तो उसके लिए जो खारवेल ने जो तनुशील से एक नहर का विस्तार अपनी राजधानी तक किया था और उस नहर का निर्माण जो दोस्तों किसने किया था तो 300 ईसा पूर्व में नंद राजा द्वारा हुआ था। तो दोस्तों नंद राजा जो थे वो राजा 344 ईसा पूर्व में थे। तो 344 में से 300 जब लेस करेंगे तो दोस्तों ये खारवेल का समय हमें निकलता है तो 44 ईसा पूर्व निकलता है। तो दोस्तों खारवेल का समय 44 ईसा पूर्व में इस प्रकार निश्चित होता है। तो दोस्तों इस प्रकार जितनी भी खारवेल से संबंधित जानकारियाँ थी मैंने आपको संपूर्ण जानकारी पॉइंट बाय पॉइंट वाइज पढ़ा दी है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल स्वास्थ्य का एजुकेटर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों अब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो खारवेल पे जो है जैसे कि ये थ्योरी बेस में आई थी तो वो ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित आपको करेंगे नरेश खारवेल के बारे में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित वीडियो आपको मिल जाएगी नेक्स्ट। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।